हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी तो उसके लिए सॉरी। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है एसएससी जीडी में जीएस के लिए। इसके पहले मैंने जो 17 क्लासेस अपलोड किया है उसको आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप सभी लोग उस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 4। पहले तो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 4? तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3। यह जो अनुच्छेद है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली और यामिनी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कलर एक बार चेंज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यामिनी, ठीक है। कलर यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यामिनी। यह जो शब्द है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न है क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, विष, ऑप्शन नंबर बी सुधा, सी आपका हो जाएगा मधुप, डी आपका हो जाएगा आम्र। इसमें से आपको सही आंसर बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है? और क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, राज्य विधानसभाओं के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये हमारा प्रश्न है। एक एक करके जान लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 23। आर्टिकल अनुच्छेद जो 23 है इसका संबंध मानव तस्करी का निषेध से संबंधित हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। राज्य विधानसभाओं के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 1956 में। कब लागू किया गया था? 1956 में। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है? आर्टिकल 23। राज्य विधानसभाओं के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1956 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग नोट डाउन जरूर कर रहे हैं। नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1986 में। कब हुई है? 1986 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। यह क्या है? यह जो अनुच्छेद है भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 368। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, वायु में या पानी में? किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्वात में होता है। मैं आपको बता दूं इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए। उसमें क्वेश्चन को मतलब 1 से 2 क्वेश्चन वीडियोस में होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, मुश्किल से 15-20 सेकंड का वीडियो होता है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए। क्योंकि यहाँ जो आप इस क्लासेस में पढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिख जाते हैं, तो आपका अच्छे से क्या रिवीजन हो जाता है। ठीक है, क्यूज के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, इससे आपको कुछ जाएगा नहीं, वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तब। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के पृष्ठ का ताप कितना है? 5800 केल्विन, 4800 केल्विन, 6800 केल्विन या 3800 केल्विन? सूर्य के पृष्ठ का ताप कितना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 6800 केल्विन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब, बढ़िया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या खराब प्रतिबिंब क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पे लिया जा सकता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख, भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 109 में, 112, 180, 212 किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान लागू हुआ था, सभी को पता होगा और पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को और 26 नवंबर 1951 को। कब ये हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आप सभी को पता ही है कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1951। मुझे लगता है अभी इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आंसर तुरंत पता हो गया होगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया है? कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। लिख दे रहा हूँ, भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अब तो जिसको नहीं पता था उसको अब तो क्लियर हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत का संविधान अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं? कौन थे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। यह भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन थे? सलीम खान, अनीस सलीम, अनुज धर या शशि थरूर? कौन इसमें आपके सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, शशि थरूर। यह द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक हो जाएंगे। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके शशि थरूर। चलिए मैं आपको कुछ और इनकी रचना है वो बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। पहला, नोट डाउन कर लीजिए, एन इरा ऑफ डार्कनेस। इरा ऑफ डार्कनेस इनकी रचना है। किसकी रचना है? शशि थरूर की। दूसरा हो जाएगा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, मैं पीएम लिख दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तीसरा ध्यान रखिएगा, अम्बेडकर अलाइव। ठीक है, अम्बेडकर और लाइफ। चौथा ध्यान रखिएगा, पैक्स इंडिका। पैक्स इंडिका। पांचवा ध्यान रखिएगा, केरला गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री। ये 5 रचना किसकी हैं? शशि थरूर की। कुछ और रचना है वो मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन थे? शशि थरूर। इनकी कुछ रचना है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, अम्बेडकर अ लाइफ और पैक्स इंडिका, केरला गॉड्स वन कंट्री। ये इनकी रचना हो जाएगी। उम्मीद करते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको क्लियर करके, और 2 रचना और हैं उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए मैंने 5 तक बताया था, केरला गॉड्स वन कंट्री, पैक्स इंडिका, अम्बेडकर लाइफ, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर्स और एन इरा ऑफ डार्कनेस। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये आपको बताया था एन इरा ऑफ डार्कनेस। ये मैंने आपको बताया था ना, ये किसकी रचना है? शशि थरूर की। लेकिन यदि पूछ लिया जाए एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा वीएस नायपॉल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एन इरा ऑफ डार्कनेस पूछा जाए तो शशि थरूर, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस पूछा जाए तो वीएस नायपॉल। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस पूछा जाए तो वीएस नायपॉल। उम्मीद करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी आप गलत नहीं करेंगे। तो मैं क्लियर करके कुछ रचना है उनको लिखवा दे रहा हूँ। लिख लीजिए, राइट ए लव स्टोरी। राइट ए लव स्टोरी। मैं एक बार क्लियर करके दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पाएंगे मैंने लिखा क्या है। ठीक है, राइट ए, यही पहले मैंने जल्दबाजी में लिख दिया था, राइट ए लव स्टोरी। दूसरा लिख लीजिए सो बिजनेस। सो बिजनेस, ये आपकी रचना हो जाएंगी। यदि आपने कॉपी में नोट डाउन किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शशि थरूर की जो रचना है वो देख लीजिए। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल मैंने बताया, एन इरा ऑफ डार्कनेस बताया, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर्स, अम्बेडकर अलाइव, पैक्स इंडिका, राइट लव स्टोरी, सो बिजनेस और केरला गॉड्स ओन कंट्री। मैंने आपको ये रचना बताया। एन एरिया ऑफ डार्कनेस मैंने अभी बताया किसका है? वीएस नायपॉल का। ये आपका हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है अभी तक तो, और एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लें, वहाँ पे बहुत सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।